है उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ एक ख़बर ये भी आई कि हमने देखा कि जो इस वक्त पाकिस्तान से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से नौकरियों के लिए जाने वाले अफराद हैं उनके लिए एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी तादाद है, तकरीबन 8.5 लाख के करीब अफराद हैं जो कि बैरून मुल्क की तरफ नौकरियों के लिए तलाश के लिए जा रहे हैं और मुंतकिल हो रहे हैं पाकिस्तान से। अब बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट क्या आएगा। दूसरी बात ये कि अगर गुज़िश्ता माली साल की बात की जाए तो तकरीबन 8 लाख और 30 हज़ार के करीब जो अफराद थे पाकिस्तान से वो बैरून मुल्क नौकरी के लिए गए थे। और अभी भी जो पासपोर्ट में हमने पिछले दिनों देखा था कि कितनी लंबी लंबी लाइनें पासपोर्ट ऑफिस में लगी हुई थी और हर शख्स चाहता था कि हम बस पाकिस्तान से किसी तरह से बाहर निकल जाएं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो स्टडी पर्पज़ के लिए जाएं, चाहे वो नौकरी के लिए जाएं, चाहे वो किसी भी बहाने से किसी भी तरह से कोशिश करके जाएं, पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं। लेकिन अच्छा, अब हमें इसमें डिस्कस ये करना है कि यहाँ से जो लोग बाहर जा रहे हैं तो आया वो पाकिस्तान के लिए किस हद तक हेल्पफुल हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है और वो क्या कर सकते हैं पाकिस्तान से जाकर। क्योंकि अब दो तरह की बहस शुरू हो गई है। एक तो ये बहस हो रही है कि जनाब ये जो पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में नौजवान जा रहे हैं तो पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन होगा, पाकिस्तान में कैसे स्किल्ड लोग काम करेंगे, पाकिस्तान में क्या होगा, एक सवाल ये उठ रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है और पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि लोग जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि क्या इनके जाने का इम्पैक्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेस करती है कि हम जो है वो जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, एक वो डॉलर जो हम हमारा पूरा करते हैं और एक वो रेमिटेंसेस हैं। तो क्या इनके जाने से जब रेमिटेंसेस मज़ीद आएंगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट मिलेगी? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बिजनेस रिपोर्टर और बिजनेस हेड डेस्क मौजूद हैं अशरफ खान साहब। वेलकम टू द शो अशरफ साहब। और साथ साथ आज हमारे साथ अदनान पराचा साहब भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे, एक्स स्पोक्स पर्सन रहे और आज एज एक्सपर्ट हमारे साथ शो में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो अदनान साहब। शुक्रिया। तो सबसे पहले अशरफ साहब, ये जो खबरें आ रही हैं इस वक्त का डाटा, पिछली बार का डाटा उठाते हैं तो 8-8.5 लाख के करीब और इस दफ़ा भी कुछ ऐसे ही फिगर सामने आ रहे हैं। तो क्या है ये खबर, यह पाकिस्तान के लिए मस्बत है, मनफी है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जी देखिए रमशा, पहले तो ये चीज़ समझनी होगी, बहुत सारे लोग पाकिस्तान की जो नेगेटिव बातें हैं बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखें तो हम इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए कि इंडस्ट्री की क्या हालत है, क्या नौकरी दे सकते हैं वो, तो जो नज़र आ रहा है कि 50% प्रोडक्शन पे नज़र नहीं आ रहा है, तो लोग इसकी वजह से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ नौकरी नहीं है और वो यहाँ पर अपने घर वालों के लिए बाहर कमाने जा रहे हैं तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं कहलाएगा, हम अपॉर्चुनिटी उठाने जा रहे हैं। और हम अभी भी बहुत कम लोग जा रहे हैं, 7 लाख 8 लाख या 9 लाख रिकॉर्ड गया हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में, 9 लाख लोग भी जा चुके हैं। लेकिन अगर हम देखें कि अगर इसको हम रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं तो पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदा है, अगर हम देखें तो रेमिटेंसेस की मद में जो है अरबों डॉलर आते हैं। सबसे पहली बात बताऊं, इस दफ़ा जो बजट आया है उसमें 33 बिलियन डॉलर 33 अरब डॉलर का हदफ रखा है कि रेमिटेंसेस यानी एक्सपोर्ट से ज़्यादा, एक्सपोर्ट रखी है 30 अरब डॉलर, रेमिटेंसेस रखी है 33 अरब डॉलर, यानी कि कहा है कि हम पूरे रवा माली साल में 63 बिलियन जो हम कमाएंगे रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट से। अब एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट के लिए आपको गैस के लिए सब्सिडी देनी है, बिजली के लिए कुछ देना है, सब कुछ देना है। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तानी वर्कर्स बाहर जाके काम कर रहे हैं वो अपने वतन के लिए, अपने घर वालों के लिए वो पैसे कमा के जो भेजते हैं उसमें उनको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बेहतर रेट, यहाँ के लोगों को सहूलत। अब यहाँ पे क्या है कि जो लोग जा रहे हैं उसमें साहब पिछले दिनों ये भी हुआ कि रेमिटेंसेस भेजना भी बहुत सारे लोगों ने होल्ड कर ली, बंद कर ली, क्योंकि डॉलर रेट इतना फ्लक्चुएट कर रहा था, हाई हो गया। दूसरी बात, ये इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब थी, पॉलिटिकल सिनेरियो इतना ख़राब था कि जिसकी वजह से रेमिटेंसेस भी लोगों ने भेजना बंद कर दी। तो ये भी एक कॉज है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड डॉलर रेट में, तब तक ये रेमिटेंसेस नहीं बढ़ सकती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है कि आप देखें ना कि इंटर बैंक अगर आपका मिल रहा है 250 रुपये एग्जाम्पल लेते हैं और 280 रुपये मिल रहा है आपका ओपन मार्केट, 30-40 रुपये का कौन नुकसान करेगा $1 पे? मतलब 30-40 रुपये बड़ी अमाउंट होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो होल्ड कर लेते हैं। अब इसका अगर हम इम्पैक्ट देखें, मईशत को क्या नुकसान हुआ कि आपकी रेमिटेंसेस गिरती गई। अप्रैल 2022 की बात करूं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस 3 अरब डॉलर हम लेकर आए एक महीने में, 3 अरब डॉलर तारीख में कभी नहीं आई। और हमने फिर खबरें दी, हम भी खुश हुए कि भाई चलो मुल्क की मईशत के लिए अच्छा हम आगे जाएंगे। आपने पहले भी ये बात की। अब उसके बाद वो गिरी है और ऐसी गिरी कि 2 अरब डॉलर से नीचे आ गई।
अब कंसर्न्स ये है कि हमें इक़दामात उठाने चाहिए कि क्या इश्यूज़ हैं। अब आपने अभी जैसे बताया पिछले माली साल में मतलब 8,30,000 लोग गए, तो आपकी रिमिटेंसेस बढ़नी चाहिए। जो पहले गए हुए वो तो गए हुए हैं, लेकिन 8.5 लाख या 8,30,000 गए तो बिल्कुल बढ़नी चाहिए। अब इसकी क्या वजूहत हैं? तो बिल्कुल अदनान पराचा साहब, अब बात तो ये है कि सबसे पहली बात ये कि बहुत ही बुनियादी सवाल जहाँ से इस्टेब्लिश करेंगे कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं या वहाँ पे बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फिर क्या कि जो जब जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या आता है। इधर इट इज़ वेरी हेल्पफुल, जैसे अशरफ साहब ने भी कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ बहुत जल्दी पोर्ट्रे कर दिया जाता है, जबकि चीज़ें ऐसी नहीं कि आपने बहुत फैसिलिटेट किया वो। तो आपकी नज़र में एज एन एक्सपर्ट आपका क्या व्यू है इस पर? देखें, बहुत शुक्रिया जी। ये कोई अब से लोग नहीं जा रहे, ये 70s लेट 70s से ये स्टार्ट हुआ था ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का बिज़नेस, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया था, और ये गल्फ़ स्टेट्स के अंदर स्टार्ट हुआ था। ग्रेजुअली जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही और उसके साथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई और बाहर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलना स्टार्ट हुई, तो हमने फोकस किया ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ और लोगों ने बाहर जाना शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ पे उनके घरों के अंदर खुशहाली भी आई। सही। क्योंकि यहाँ पे एक लेबर कैटेगरी या दूसरी जो कंस्ट्रक्शन के और दूसरी फील्ड के लोग हैं उनको वो सैलरीज नहीं मिल पा रही थी जो कि आपके स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स में मिल रही थी। अब आपकी पॉपुलेशन तकरीबन 24 करोड़ के करीब है। आप कहते हैं कि जी वर्कफोर्स हमने 8 से 8.5 लाख वर्कफोर्स हमने एक्सपोर्ट कर दी। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास यूथ है कितनी। क्या अगर आपके पास 55 to 57% आपकी वर्केबल जो यूथ है जो वह आपके पास अवेलेबल है और उसकी यूटिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो पा रही, तो आपने उसका क्या करना है? क्या हम उसको स्ट्रीट क्राइम में या दूसरी चीज़ों में लेके जाएंगे, या उस वर्क फोर्स को आप यहाँ से पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे और जो रेमिटेंसेस भेजने का सबब बनेंगे। और रेमिटेंसेस के अंदर जो इजाफा देखने में आया है, जो कि आपकी देखिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी, एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस, एफडीआई। एफडीआई आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे से एफडीआई के अंदर बहुत कमी आई है, एक्सपोर्ट हमारी डाउन हो चुकी हैं। हमारे पास रेमिटेंसेस ऐसा सहारा है जिसकी वजह से हम अपने मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। रेमिटेंसेस के अंदर 2023 के अंदर आप ये देखें कि हमारा फिस्कल ईयर 2023 से 24 जो स्टार्ट हुआ है, तो रेमिटेंसेस हम 2 अरब और 2 अरब 10 करोड़ तक लेके जा सके हैं। अब वो रेमिटेंसेस हमारी अब इस अक्टूबर के महीने के अंदर हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से फोकस रखा जाए और इंटर बैंक और ओपन मार्केट के गैप को कवर रखा जाए और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एतमाद हासिल कर लें। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एतमाद हासिल करने से क्या होगा कि हमारी रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा होगा। सिनेरियो ऐसा क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहती थी अदनान पराचा साहब कि पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन जो है उसका क्या काम है? वो किस तरीके से जो है ना, वो कोई अगर बाहर जाना चाहता है तो वो किस तरीके से आप लोगों की मदद हासिल कर सकता है, या ये एसोसिएशन किस लिए बनाई गई, क्या काम करती है, किस तरह से जो है ना वो लोगों को प्रमोट करती है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से? देखिए, हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो है एचआर मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं और हमारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन हमारी अथॉरिटी है। हम लोग मुल्क से बाहर गल्फ़ स्टेट्स के अंदर स्पेशली जाके वहाँ से जॉब्स जनरेट करते हैं, वहाँ से डिमांड्स लेके आके यहाँ पे अब प्रॉपरली परमिशंस लेके, और तकरीबन हमारे इस टाइम पे 24 से 2500 एक्टिव ओवरसीज़ ऑफिसेज हैं अक्रॉस द पाकिस्तान। और हम लोग एडवर्टाइज़ करके और ये हम मार्केटिंग करके हम यहाँ से यूथ को, हम जो ट्रेंड यूथ है या अनस्किल्ड यूथ है वो उसको यहाँ से बाहर भेजते हैं। अब देखने में ये आया कि पिछले कुछ अरसे में एक कॉन्सेप्ट बिल्ट हुआ कि जी ब्रेन ड्रेन का। अब ब्रेन ड्रेन के अंदर आप ये देखें कि अगर हमने 8.25 लाख वर्कफोर्स पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट की है तो उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज़ का किया है। अब स्पेशली हमने क्या किया, अफसोस की बात है कि हमने उस यूथ को जो बाहर भेजना था स्किल्ड करके और हाईली स्किल्ड करके हमने उसको एज ए लेबर भेजा। 3.5 लाख 8,30,000 में 3.5 लाख के करीब हमने लेबर भेजी, 1.5 से 2.25 लाख हमने ड्राइवर्स भेजे। उसके अलावा हमने कई लाख से 1.5 लाख हमने दूसरी टेक्निकल ट्रेड्स के अंदर शटरिंग, स्टील, मेसन, इस तरह के लोग भेजे। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई ब्रेन ड्रेन है। अगर हमने 60 से 70 हज़ार वर्कफोर्स हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल भेजे जो कि ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट में आते हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं या डिफरेंट फील्ड के अंदर सेल्स के अंदर लोग हैं, तो वो एक वक्त की ज़रूरत है।
जब यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं होगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर, या यहाँ पे देखें अब एक डॉक्टर को, नॉर्मल डॉक्टर को यहाँ पे 60-70-80 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। यही डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर गल्फ स्टेट्स में जाता है और वहाँ पे 6 से 7 लाख रुपए उसको सैलरी मिल जाती है। तो डेफिनेटली हमारे यही लोग जो है यहाँ से बाहर जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अशरफ साहब, इस तमाम जो बात अदनान साहब भी कर रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और यहाँ पे जाहिर सी बातें हमारे यहाँ सैलरी इतनी हाई नहीं है और फिर लोगों की बेहतरी के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, घर वालों के लिए, फिर वो तो हमारी इकॉनमी के अंदर ही रहा है। अच्छा, पिछले दिन हमने ये भी देखा था कि एहतजाज भी किया गया था पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन की तरफ से भी कि फ़ीस वगैरह ना बढ़ाई जाए, लोगों को प्रमोट करने दिया जाए, मामला था। और इससे क्या इम्पैक्ट आया, क्या वो चीज़ जो है वो रिवर्ट हुई या नहीं हुई? देखिए, एक तो हमारे यहाँ एहतजाज जो करते हैं तो रिकॉर्ड कराने के लिए होता है, लेकिन जिनको काम करना होता है मुतलका इदारे, अगर वो काम नहीं करना चाहें तो आप एहतजाज करें, हड़ताल करें, कुछ नहीं होता है। जैसे आप इंडस्ट्री का देखते हैं, उसी तरीके से जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो फीस थी 2000 की वो 4000 कर दी। लेकिन ये जो बोझ आया तो क्या वजह थी इसकी, क्यों उसका ये है कि जो सर्विसेज की उन्होंने देखा कि बहुत तेज़ी से लोग जा रहे हैं तो आमदनी हो सकती है, तो उसका वो आपका ये है कि जो फीस की मद में वो लेते हैं तो उसको सर्विसेज देते हैं। सही है। अब वो क्या है कि ये लोग भी जब आगे से भेजते हैं प्रमोटर्स, जो फ़ी पासपोर्ट है उसकी फ़ीस थी कि बंदा जा रहा है तो इंश्योरेंस होगा, उसको सहूलत दी जाएगी, तो 2000 फ़ीस थी। अब आप देखें सऊदी अरब हो या यूएई हो तो पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, अगवानी जो पकड़े भी जा रहे हैं, वहाँ भी पकड़े जा रहे हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट पर पकड़े जाए, क्योंकि हमें बुनियादी चीज़ ये सऊदी अरब जाएँ या यूएई जाएँ तो वहाँ होता है बायोमेट्रिक में होता है कि वो सब ममालिक से वो कनेक्टेड हैं। जब आप जाके वहाँ बायोमेट्रिक इमिग्रेशन काउंटर पे जाके करते हैं तो उसका डाटा आ जाता है। अब मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाऊँ, इलीगल काम करूँ, लेकिन जो उसका एक्चुअल डाटा भी आ जाएगा। जब वहाँ जाके चेक होता है वो पकड़ा गया वहाँ पे, अब उसका जब वो चेक हुआ तो उसकी यहाँ पे क्योंकि बायोमेट्रिक अलग किसी की लगी हुई थी और उन्होंने वहाँ जाके चेक किया तो वो पकड़ा गया। तो कितना बड़ा डैमेज कंट्रोल अब आप है। ये देखें, नहीं वो तो डैमेज है, मगर जो आपके सरकारी इदारे आप सोचें ना, आपका नादरा शनाख्ती कार्ड कैसे बन गया, पासपोर्ट पाकिस्तानी कैसे बन गया, भाई ये तो इदारों को देखना है ना। अब जो मुतलका इदारे इतना बड़ा आपको मतलब के सवालिया निशान है आपके ऊपर कि, और किसी एक इदारे पे नहीं आ रहा, वो नादरा पे भी आएगा, हमारे सिस्टम पे भी आएगा, अभी जो आपकी एसोसिएशन है उस पर भी आएगा, तमाम लोगों पे ट्रांसफॉर्म होगा ना। जी बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल ठीक कहा अशरफ साहब ने। देखें इस टाइम पे इस प्लेटफॉर्म पे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा हिज़ एक्सेलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब का कि उन्होंने हमें सऊदी अरेबिया, हमारी जितनी भी वर्कफोर्स जाती है मैक्सिमम हमारी वर्कफोर्स सऊदी अरेबिया जाती है, और उन्होंने हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ बात की है कि आपको नेक्स्ट ईयर से हम 1 मिलियन वर्कफोर्स आप पाकिस्तान से लेंगे, लेकिन आप हमें स्किल्ड करके दें, आप हमें अच्छी दें ताकि हमारा जो विजन 2030 है उसको हम कर सकें। आगे फीफा है उसके लिए हमें चाहिए, लेकिन हम वो पाकिस्तान के साथ करने हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पे हिज़ एक्सेलेंसी मोहम्मद शेख ज़ैद का, ठीक है, यूएई की तरफ से। आप ये देखें हमारे 17 से 18 लाख वर्कफोर्स वहाँ काम कर रही है, सऊदी अरेबिया में 28 से 30 लाख वर्कफोर्स काम कर रही है। अब यहाँ पे टेकअप करने की ज़रूरत है हमारे अदारों को, हमारे डिपार्टमेंट्स को। हम बार बार चीख रहे हैं कि हमें ऑन बोर्ड लें, हम आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें अगर आप लेंगे तो हम आपको एक पूरी फिजिबिलिटी बना के देंगे। आप हमें B2B के लिए हमें ऑन बोर्ड लें तो सही। हम कई गवर्नमेंट्स के अंदर, पिछली पास की सारी गवर्नमेंट्स के अंदर हम अपनी सिफारिशात पेश करते हैं, वो सिफारिशात हमारी जो सर्द खाने में चली जाती हैं, या फिर हमारे ऊपर ऐसी फीसेस की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है कि आप वर्कफोर्स का काम छोड़ दें और आप साइड पे होके बैठ जाएं। जब हम 7-7.5 लाख वर्कफोर्स हम भेजते हैं तो हमें कम से कम एटलीस्ट वो प्लेटफॉर्म देंगे। हमने आपको जैसे बताया कि 35 से 40 अरब डॉलर रेमिटेंसेस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। यूरोप को ज़रूरत है, जापान का सेक्टर पिछले 1.5 साल से खुला पड़ा है, लेकिन इंडिया ने वहाँ पे हज़ारों बंदे भेज दिए हैं। इसी तरीके से नेपाल ने, यहाँ से जाते हैं बहुत कम लोगों का शायद नाम सुना होगा कि जापान जा रहे हैं। देखें जी, जापान ने तो इतना इजी कर दिया कि उसने कहा कि आप 3 महीने की बेसिक लैंग्वेज सीखें हमारी और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जापान चले जाएं। $2000 सैलरी है, जो कि हम गल्फ स्टेट्स में अगर भेजते हैं तो वो 4 से 5 बंदों के बराबर एक सैलरी बनती है एक लड़के की उधर। अब हमें अपने यूथ को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने डिपार्टमेंट से कि देखें बिल्कुल फ्री एंड फेयर कर दें, हर ओवरसीज़ प्रमोटर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ताकि हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़रूरत है और जहाँ पे आपका इंडिया और दूसरे ममालिक ने
अपने मजबूत कदम जमा लिए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान भी तो जा सकता है। अगर वहाँ पे G2G एग्रीमेंट्स करते रहेंगे तो वो हम फ्रूटफुल रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे। हम 2400-2500 प्रमोटर हैं, हम मुल्क की तरक्की के अंदर हम अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं और इंशाअल्लाह व ताला करते भी रहेंगे। हमने ना तो सब्सिडी पे कोई चीज़ मांगी है, बस बात ये कि सपोर्ट हो जाए और जो सजेशंस हैं उन पर ही अमल दरामद हो जाए, तो मेरे ख्याल से जो हम फिगर्स पे बात कर रहे थे वो तो मिनटों सेकंडों में पूरी हो सकती है। इतना बड़ा मसला नहीं है, नियत का फुकदान है, सपोर्ट का फुकदान है। एक और बात ही कि अच्छा साहब जो आप बात कर रहे थे कि ये जो जाली पासपोर्ट बना ली जाते हैं, सऊदी अरब चलाते हैं, तो वो खबर भी आई थी कि पिछले दिनों FIA इमिग्रेशन ने कार्रवाई की कराची एयरपोर्ट पर और जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया। अफगान मुसाफिर जा रहा था सऊदी अरब और पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल किया, ज़हीर अहमद उसका नाम है। तो ये इतना आराम से कैसे हो जाता है? उस पर सऊदी अरब का वीज़ा भी लग गया, पासपोर्ट भी बन गया और ये हो जाता है। कितना इससे जो है ना वो डैमेज होता है, ना सिर्फ बैरून मुल्क जाके, पाकिस्तानियों के लिए खुद कितना नुकसान जी। पाकिस्तान के लिए तो बहुत बदनामी है और आपको मैं बताऊं कि सिर्फ ये एक बंदा नहीं है, हज़ारों बंदों की शिकायत हुई है जो कि UAE के मैं कई बार खबर दी कि कराची मतलब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 22 शहरों पर पाबंदी लगी हुई थी कि वहाँ से अगर अप्लाई करेगा वो UAE नहीं जा सकता मुलाजमत के लिए। अच्छा, ठीक है, हमने खबर भी चलाई जी। ये पहले विजिट वीज़े पे लगी थी, विजिट वीज़े। अब उड़ गई है वो पाबंदी जी। अभी तक कुछ शहरों के ऊपर है, ठीक है ना, वो अशरफ साहब बताएंगे। अब इसमें वहाँ से लोग क्या करते हैं कि वहाँ से जाते हैं विजिट वीज़े पे और UAE जाके वो क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। अब वहाँ का जो कानून है ना, अब जैसे क्या है कि अरबी, मैं कुवैत में भी रहा हूँ, मैं दुबई भी गया हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप उनको नहीं छेड़े ना, जो वहाँ के मालिक हैं, मतलब वो तो मालिक कहलाते हैं, अब उनको अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो आप चलते रहते हैं। वहाँ जब आप उसको हिट किया आपने तो वो कहता है ये हमारा मुल्क ही कौन है, वो शुरते को बुला लेते हैं, शुरते को बुलाते हैं, उसको गिरफ़्तार कराते हैं, उसके पे शामत आ जाती है। उससे पहले वो वहाँ पे घूम रहा होता है, कभी गाड़ी साफ़ करते हैं, जैसे पाकिस्तान हम कराची में देखो शीशा साफ़ करने आ जाता है, तो वहाँ पे उन लोग को बहुत बुरा लगता है। और वहाँ भीख मांगना, मतलब आप जाएँ तो अभी ये हुआ था कि शेयर हुए थे हमारे साथ कि सऊदी अरब में मतलब कि उम्रे पे भी जो लोग जा रहे हैं जगह जगह बैठे हुए हैं भीख मांगने के लिए। मतलब आप कितनी बदनामी है। और वो उम्रे पे भी जा रहे हैं, वहाँ भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे विजिट वीज़े पे जा, क्योंकि उनके कानून है विजिट वीज़े पे आप नौकरी नहीं कर सकते, कैटेगोरिकली उन्होंने क्लियर किया हुआ है। आप अप्लाई करें यहाँ से वर्क वीज़े के लिए, जो एक प्रोसेस है, अप्लाई करके वहाँ पे जाएं, वर्क परमिट आएगा उस पर जाएं। यहाँ पे लोगों को यहाँ झांसा देते हैं ट्रैवल एजेंट्स, बहुत सारे एजेंट्स भी हैं कि आप पैसे दें हम वहाँ नौकरी करा देंगे। वो यहाँ से जाता है विजिट वीज़े पे, उसका एक टाइम फ्रेम होता है, वो टाइम फ्रेम ख़त्म होता है तो या तो वो गायब हो जाता है, फिर उसके बाद छूटते पकड़ते हैं और उनको डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये डिपोर्ट होना बदनामी पाकिस्तान की है। बिल्कुल ऐसा ही। अब इन सारी जो चीज़ें इसमें फिर वही है इदारे, अब जो देखें कि लोग जो जा रहे हैं तो इनको बताएं ना कि भाई विजिट वीज़े पे आप जाएंगे, पता सब है लेकिन चोर रास्ता में अख्तियार है। दूसरी तरफ अन्ना साहब आप जो कह रहे हैं उसमें ये भी ऐड ऑन कर लीजिएगा कि एक एवरेजिंग टाइम कितना है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस आपने स्टार्ट किया कि जी मुझे जाना है, आप ड्राइवर भेज रहे हैं, आप कोई भी स्किल वर्कर भेज रहे हैं या प्रोफेशनल, तो कितना टाइम उसको लगता है पूरा प्रोसेस करने में? देखें, जो हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो भेजते हैं इसमें हमारा प्रोसेस टाइम जो है 1 मंथ से 45 डेज़ का प्रोसेस है बस। जी हाँ, इतना ही प्रोसेस है। जवाब आ जाएगा कि आप जा सकते हैं। जी 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 जी। सऊदी अरेबिया के लिए 1 मंथ है और दूसरी गल्फ स्टेट्स के अंदर 1 से 2 महीने के अंदर मैक्सिमम आप यहाँ से बाहर वर्कफोर्स भेज सकते हैं। जहाँ तक बात है कि यहाँ पे हमें एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। जितने भी विजिट वीज़े पे जो जाते हैं और वहाँ पे भीख मांगते हैं, एक तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना पड़ेगा और इसका थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा कि यार ये लोग कौन से भेजते हैं। जब वो वहाँ पे पकड़े जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में भी इलीगल पासपोर्ट्स और दूसरे अफगानी पासपोर्ट्स लोग थे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पकड़े गए थे, आप ये चेक करें कि वो इशूइंग अथॉरिटी कौन है और वो किसने इशू किया है, किसने डाटा फीड किया है, ताकि उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन करें। क्योंकि इसमें देखिए मुल्क की बदनामी है, हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर्स की बदनामी है, हमारी फ़ौज की बदनामी है, हमारे डिपार्टमेंट्स की बदनामी है, हम सब की ये बदनामी है, भले वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन हो, प्रमोटर हो, सब की बदनामी है। देखिए उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे ऊपर सख्तियाँ लागू होना शुरू हो गई। अभी UAE की तरफ से भी सख्तियाँ लागू होना शुरू हो गई। ये हमारा एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन और एज ए बिजनेस कम्युनिटी, अब ये देखें ना कि एक शख्स की वजह से या 2-4 लोगों की वजह से लाखों लोगों का नुकसान हो रहा है और ना सिर्फ लोगों का नुकसान हो रहा है, आप अपने मुल्क के भी जो है ना वो इमेज को ख़राब करते हैं, आप अपने लोगों का इमेज भी ख़राब करते हैं और वो जो डैमेज है वो साल के लिए चला जाता है, वो एक दिन का, एक फ़र्द का नहीं रहता। तो बहुत शुक्रिया अदनान प्राचा साहब, आप मौजूद थे, अशरफ साहब आप हमारे साथ मौजूद
थे। आप दोनों की आमद और वक़्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।